हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे स्टेट के बारे में, उसके मीनिंग और उसके डेफिनेशंस के बारे में। तो स्टेट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे जगह पर आता है, जैसे कि हम पार्ट 3 की बात करें जहाँ जिसमें कि फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है, और पार्ट 3 में कई जगह पर ऐसी चीजें वर्णित है जिसमें कि लिखा है कि स्टेट को ऐसा करना चाहिए, स्टेट की ये ड्यूटी है, स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट ऐसा नहीं कर सकता है। हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है, उसमें भी लिखा गया है कि स्टेट की ड्यूटी XYZ है, स्टेट ऐसे ऐसे काम कर सकता है। तो कई सारे जगहों पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट के बारे में बात की गई है, लेकिन हमें यह जानना है कि स्टेट आखिर कहते किसको है, स्टेट किसको कहेंगे, कौन है स्टेट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आर्टिकल 14 के बारे में बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो कि पार्ट 3 के फंडामेंटल राइट्स में है, तो आर्टिकल 14 क्या कहता है, द स्टेट। देखो यहाँ पर गौर करो आप लोग कि स्टेट के बारे में, कि स्टेट क्या नहीं करेगा, डिनाई नहीं करेगा किसी भी पर्सन को, क्या, इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अभी हम इसके बारे में बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब भी हम लोग डिटेल्ड वे में फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे तो फंडामेंटल राइट्स में ये सारा चीज हम लोग कवर करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ स्टेट तक फोकस करेंगे कि स्टेट आखिर कहते हैं किसको। तो देखो यहाँ पर जब बात कर रहे हैं कि स्टेट डिनाई नहीं करेगा। दूसरा, अगर आर्टिकल 15 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 15 क्या कहता है, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। स्टेट किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। हमारे देश के अंदर जो भी नागरिक रह रहे हैं उसके साथ स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ या उनमें से कोई भी एक। और अगर हम लोग आर्टिकल 21A के बारे में बात करते हैं तो इसमें ये कहा गया है कि स्टेट जो है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देगा। किसको? 6 साल से 14 साल के बच्चों को। यहां पर भी बात आ रही है स्टेट करेगा ये सारा, स्टेट देगा ये सारा चीज। और अगर हम लोग आर्टिकल 40 जो कि पार्ट 4 यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में ये कहता है कि स्टेट विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करेगा, ऐसे स्टेप्स लेगा जिससे कि विलेज पंचायत बने और उसको सर्टेन पावर्स भी देगा। तो यहाँ हर जगह पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्टेट 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 बार बार आ रहा है कि स्टेट ऐसा करेगा, स्टेट ऐसा नहीं करेगा, स्टेट की ड्यूटी ये बनती है। तो हर जगह पर ये बात आती है कि स्टेट ऐसा करेगा, स्टेट को ऐसा करना चाहिए, स्टेट की ये ड्यूटी बनती है। चाहे वो फंडामेंटल राइट्स की बात करें, चाहे एक वेलफेयर स्टेट बनाने की बात करें, तो ये हमेशा स्टेट की ऐसी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसी बातें की जाती है। तो आखिर हर केस में हमें ये स्टेट के बारे में जानना जरूरी क्यों है? तो हमें ये स्टेट के बारे में जानना इसलिए भी जरूरी है कि अगर मान लो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे बातें कही गई है, हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं, स्टेट के कुछ कर्तव्य और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई गई है, तो अगर उस केस में स्टेट अगर कोई काम नहीं करता है तो आप स्टेट के अगेंस्ट कोर्ट केसेस कर सकते हो, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हो। इसलिए देखो ये किस लिए जरूरी है स्टेट के बारे में जानना, क्योंकि कोई भी स्टेट अगर कोई भी डिसीजंस लेता है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाता है, जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो हम उसको, उस फैसले को हम किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज कर सकते हैं। और किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ से मतलब है कि यहाँ पर किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, खास करके आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के हनन के केसेस में अगर स्टेट ऐसा करता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मूव कर सकते हो। इसके बारे में विस्तार से हम लोग जब फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे तब सीखेंगे। अभी हम लोगों को यह भी पता चल गया कि व्हाई इज इट नेसेसरी टू नो हु और व्हाट इज अ स्टेट, ताकि हमें पता तो चले कि कोर्ट में हमें किसके खिलाफ जाना है या किसके खिलाफ शिकायत करनी है। अगर हमें यही पता नहीं रहेगा कि स्टेट है कौन, स्टेट किसको कहते हैं, तो फिर हम किसके खिलाफ मुकदमा करेंगे, किसके खिलाफ हम अपील करेंगे कोर्ट में। इसीलिए भी हमें स्टेट के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टेट कौन है, स्टेट क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी विस्तार से जानते हैं। ठीक है, तो अभी एक बात आप लोग मुझे खुल करके बताना, आप लोग स्टेट के बारे में इतने दिनों से सुन रहे हो, इतने दिनों से पढ़ भी रहे हो, और कुछ लोगों ने अभी शुरुआत ही किया होगा, तो फिर भी आप एक बार सोच करके बताना, क्या स्टेट आप प्राइम मिनिस्टर को समझते हो, या स्टेट प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर दोनों को मिला करके बोल सकते हो कि यही स्टेट है? या नहीं तो कैबिनेट मिनिस्टर को छोड़ो, पूरे सारे मंत्रियों को ले लो, कैबिनेट मिनिस्टर्स के अलावा जो और भी मंत्री हैं, जो और भी मिनिस्टर्स हैं, उसको भी ले लेते हैं, तो क्या प्राइम मिनिस्टर और ऑल द मिनिस्टर्स, क्या वो स्टेट कहलाएंगे? या नहीं तो हमारी पार्लियामेंट स्टेट कहलाएगी, या नहीं तो स्टेट में, राज्यों में जितने भी लेजिस्लेचर्स हैं, यानी विधानसभा है या विधान परिषद है, वो स्टेट होते हैं। आखिर स्टेट आप किसको बोलोगे, किसको स्टेट बोल रहे हो? या नहीं तो आप जितने भी लोकल गवर्नमेंट्स है, जैसे पंचायत है, म्यूनिसिपैलिटीज है, इन सारे को स्टेट बोलोगे, या ये सारे ही स्टेट है? आखिर स्टेट है क्या?
तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज द स्टेट। जितना ये आसान लगता है उतना आसान है नहीं। अगर हम लोग पढ़ने के लिए जब जाते हैं तो एक बार सिंपल वे में जब हम लोग पढ़ते हैं तब हम लोगों को ये चीज पता चलता है कि स्टेट ऐसा करेगा, स्टेट वैसा करेगा। तो हमें ये चीज, हम इसको ग्रांटेड लेकर के चलते हैं और हमें समझ में आता है कि हाँ स्टेट तो हमें समझ में आ गया। स्टेट के बारे में एक रफ आइडिया होता है कि सरकार कहते हैं, लेकिन एग्जैक्टली सरकार क्या है, एग्जैक्टली स्टेट क्या है, अगर कोई माइन्यूटली आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप बिल्कुल नहीं बता पाओगे। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे बात की, क्या प्राइम मिनिस्टर को आप स्टेट में रखोगे? अच्छा, आप एक बात बताओ कि अगर यूपीएससी कोई काम करती है तो क्या यूपीएससी जैसे संस्था को आप स्टेट बोलोगे? तो अभी देखो कंफ्यूजन हो रहा है ना। क्या स्टेट यूपीएससी को स्टेट के दायरे में रख सकते हैं एज पर आर्टिकल 12? तो स्टेट के बारे में हमें जानकारी कहां पर मिलती है? पार्ट 3 जो है हमारे संविधान का, उसमें जो फंडामेंटल राइट्स का जो पूरा का पूरा चैप्टर है, पार्ट 3 में वर्णित, उसके आर्टिकल 12 में, आर्टिकल 12 में स्टेट की चर्चा की गई। तो इस आर्टिकल 12 के हिसाब से स्टेट किसको कहते हैं? तो स्टेट क्या क्या चीज को इंक्लूड करती है? द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अभी इसके बारे में हम लोग अच्छे से विस्तार से समझेंगे। द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट। इसके बाद जो है वो है ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज, और जो कहाँ है? विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के अंदर, भारत के क्षेत्र के अंदर। और दूसरा क्या है? अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार के अधीन है या उसके नियंत्रण में है। ये सारी चीजें दिखने में बहुत ही आसान लग रही है, लेकिन जब हम एक एक करके इसको समझेंगे तब समझ में आएगा इसके डेप्थ के बारे में। तो चलिए एक एक करके सबसे पहले इसको समझते हैं कि गवर्नमेंट और पार्लियामेंट से क्या समझ रहे हो, गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर से क्या समझ रहे हो, लोकल और अदर अथॉरिटीज से क्या समझते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जिसके बारे में देखेंगे वो क्या है? वो है गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में। तो आखिर गवर्नमेंट और पार्लियामेंट में फर्क क्या है? किसको आप सरकार बोलोगे, किसको पार्लियामेंट बोलोगे? पार्लियामेंट ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे संस्था जहां पर कि कानून बनता है, और गवर्नमेंट जो उसको एग्जीक्यूट करता है। तो जो एग्जीक्यूट करता है कानून को वो गवर्नमेंट के श्रेणी में आ जाता है, और पार्लियामेंट में वो सारे लोग हो जाते हैं जो कि कानून बनाने में सहयोग करते हैं और जो कानून बनाने का काम करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अगर हम लोग शामिल करें, जो कि एग्जीक्यूट करने का काम करती है, पॉलिसीज को, पॉलिसी को लागू करने का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिसी को लागू करने से आप क्या समझते हो? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का मालिक हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई कंपनी चला रहा हूँ और उस कंपनी में मैंने कोई नियम बनाया कि इस कंपनी के ऑफिस का टाइम 10 बजे सुबह होगा और शाम को 6 बजे तक ऑफिस का टाइम रहेगा। इसमें सैलरीज स्टाफ की इतनी होगी, जिसमें बाकी सारे कंडीशंस, नियम कानून, कायदे कानून ऐसे होंगे। ये मैंने बनाया, तो मैं एज ए लेजिस्लेचर काम कर रहा हूँ अपने कंपनी में। लेकिन बाद में मैं ही आकर के ये चेक कर रहा हूँ कि कितने बजे लोग स्टाफ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, अटेंडेंस भी मैं चेक कर रहा हूँ, ये सारा देख रहा हूँ। तो एग्जीक्यूट भी मैं ही कर रहा हूँ, पॉलिसी भी मैंने बनाया, एग्जीक्यूट भी मैंने किया। तो इसका मतलब है एग्जीक्यूटिव और जो पॉलिसी मेकर है दोनों एक ही है। डू वी अंडरस्टैंड? तो इस केस में यहाँ पर जो एग्जीक्यूट कर रहा है उसको हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जानेंगे। इसमें कोई भी हो सकता है, जो भी पॉलिसी, जो पार्लियामेंट पॉलिसी बनाती है और उसको लागू अगर कोई कर रहा है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के श्रेणी में आता है। तो इसमें सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और जितनी भी मिनिस्ट्रीज है वो सारे, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, सारे जितनी भी मिनिस्ट्रीज है और प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस है वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाएगी। चाहे आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ले लो या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ले लो, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ले लो या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ले लो, कुछ भी लो, जितनी भी मिनिस्ट्री है वो सारी किसके अंदर आ जाएगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और वो भी किसके बारे में, कौन सी मिनिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं? यूनियन मिनिस्ट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद जो आ रही है कि जितनी भी मिनिस्ट्री, अभी पूरे देश में सरकार के अलग अलग काम होंगे, तो अलग अलग काम होंगे, तो हर जो भी काम सरकार कर रही है वो किसी ना किसी मिनिस्ट्री के अंदर तो आ रहा होगा, और हर एक मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स है और जितनी भी एजेंसियां हैं वो सारी की सारी गवर्नमेंट के दायरे में आएगी। जैसे इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है, उसी तरह से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये सारी जितनी भी एजेंसियां हैं वो सारी की सारी एजेंसियां किसके दायरे में आएगी? स्टेट के दायरे में आएगी। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि स्टेट हमें ये सारा चीज देगा, स्टेट ऐसा नहीं कर सकता है, तो हम ये सारे को स्टेट मानेंगे। इसके अलावा भी जितनी भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सेबी हो गया, या और भी जितने तरह के कमीशंस हैं, कमीशंस जैसे कि
अभी मैंने आपको बना यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी कमीशन है। तो क्या अब आपको लगता है कि ये हमारे स्टेट के दायरे में आएगा या नहीं? अभी इसके बारे में और भी बात करेंगे हम लोग, लेकिन अगर जितने भी तरह के कमीशन होंगे वो सारे कमीशन स्टेट के दायरे में आएंगे, चाहे वो ह्यूमन राइट्स कमीशन हो या जितने भी तरह के बोर्ड हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हो, या जितने भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, चाहे वो सेबी हो या आरबीआई हो। अब रेगुलेटरी अथॉरिटीज किसको कहते हैं, इसके बारे में कभी विस्तार से आप लोगों को बताएंगे, लेकिन अभी इतना जान लीजिए, जो दूसरे अपने क्षेत्र के जितने भी काम होते हैं उसके लिए नियम कायदे कानून अगर बनाता है तो उसको रेगुलेटरी अथॉरिटीज बोलते हैं। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो बैंकिंग से रिलेटेड सारे नियम कायदे कानून बनाता है और बाकी सारे बैंकों पर लागू होता है उसके नियम कानून, तो उसको रेगुलेटरी अथॉरिटी कहते हैं। उसी तरह से सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो जितने भी कैपिटल मार्केट से रिलेटेड नियम कानून होते हैं वो ये सेबी बनाता है, तो इसके कारण से उसको रेगुलेटरी अथॉरिटीज कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज है जो कि सरकार के अधीन काम करती है, वो और या सरकार के अंतर्गत काम करती है, या सरकार उनको फ्रीडम थोड़ी दे के रखी है जिसको कि हम ऑटोनॉमी या स्वायत्तता भी बोलते हैं। तो लेकिन चाहे कुछ भी हो, अगर सरकार के अंग के रूप में अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है या कोई भी कमीशन है सरकार का या कोई भी बोर्ड है, तो उसको हम सरकार के अंतर्गत मानेंगे और उसको सरकार बोलेंगे। अभी दूसरा, कोई भी ऐसा लॉ या रेगुलेशन मेकिंग एंटिटीज, इन सब के अलावा अगर कोई भी नियम कानून बनाता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी कोई कायदे कानून बना सकता है, नियम कानून बना सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसको हम सरकार के श्रेणी में रखेंगे और उसको ये बोलेंगे कि वो गवर्नमेंट है। अभी स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ गवर्नमेंट के बारे में, और ये गवर्नमेंट को हम क्या बोलेंगे, स्टेट है। तो अगर ये सारी इकाइयों में से कोई भी ऐसे नियम कानून बनाते हैं जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो आप उस नियम कायदे कानून के खिलाफ इस सारे इकाइयों में से जिसने भी वो कानून बनाए हैं, वो आप उसके खिलाफ कोर्ट में मूव कर सकते हैं, कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं और कोर्ट में आप उस डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं, उस कानून को चैलेंज कर सकते हैं। तो कौन कौन लोग नियम बनाएंगे, अगर मैं एज अ पर्सनल नागरिक अगर किसी तरह का नियम बना दिया, तो आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाकर के चैलेंज नहीं कर सकते हो कि वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। आप उसको लोकल कोर्ट में कर सकते हो क्योंकि वो आपका लीगल राइट हो जाएगा ना। अब लीगल राइट और फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंस है, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना करके आपको बताएंगे कि लीगल राइट किसको कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स किसको कहते हैं। लेकिन अभी बस इतना जान लीजिए आप लोग कि अगर ये सारे इकाई में से कोई भी ऐसे नियम कानून बनाता है जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो आप उसको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, इनके इन सारे लॉज को, डिसीजंस को। डू वी अंडरस्टैंड? तो इससे हमें, इसलिए भी हमें ये जानना जरूरी है कि स्टेट है क्या, किसको आप स्टेट बोलोगे। तो स्टेट में क्या क्या शामिल था, सबसे पहले हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो अभी तो हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में देखे कि इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलेंगे। तो ये सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पार्ट्स हैं, यानी एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं वो सारे के सारे इस श्रेणी में आते हैं। सारे मिनिस्ट्रीज, प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस, सारी चीजें, और सारे मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत ही ये सारी चीजें होती है। तो इन अ नटशेल अगर आपको बात करनी होगी तो गवर्नमेंट की जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो सारे को अगर आप ले लेते हो तो वो सारे के सारे गवर्नमेंट के श्रेणी में आती है और सबको आप स्टेट बोल सकते हो एज पर आर्टिकल 12 अंडर पार्ट 3 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद अब पार्लियामेंट के बारे में बात करते हैं कि पार्लियामेंट में किसको किसको आप शामिल करते हो। तो पार्लियामेंट में हमारे प्रेसिडेंट आते हैं, लोकसभा आता है और राज्यसभा आता है। ये लोकसभा और ये राज्यसभा। तो हमारे पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि पार्लियामेंट इन तीनों को मिलाकर के बनता है। जब भी हम लोग पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो डिटेल्ड वे में उस समय इसको हम लोग कंसीडर करेंगे और उस समय इसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना जान लीजिए ये सारा मिलाकर के स्टेट के दायरे में आता है। अगर पार्लियामेंट ने जो इन तीनों से मिलकर के बनाया, अगर कोई कानून ऐसा पारित कर दिया जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए जैसे हम लोगों को घूमने फिरने की आजादी है ना, हमें जिंदा रहने की आजादी है, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21, हमें जीवित रहने की आजादी है, जीवन जीने की आजादी है। तो अगर मान लीजिए सरकार ऐसा कोई भी नियम बना देती है कि कल से ऐसा फरमान जारी कर देती है, पार्लियामेंट में भी ये पारित करके राष्ट्रपति का भी साइन करवा लेती है कि अगर कोई भी
सरकार के आदेश को नहीं मानेगा तो उसको दिखते ही गोली मार दिया जाएगा, या खुले सड़क पर अगर कोई भी मान लो प्रदर्शन कर रहा है सरकार के खिलाफ तो सरकार डायरेक्ट उसको गोली मार सकती है। तो बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी कुछ के अगर आप डायरेक्ट उसको गोली मार दोगे तो राइट टू लाइफ का हनन है। तो इस कारण से अगर इस तरह के कोई भी कानून, कोई भी नियम कानून अगर सरकार बनाती है तो उस केस में आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डायरेक्टली मूव कर सकते हो और बोल सकते हो कि यह हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन है। डू वी अंडरस्टैंड? मान लो सरकार अगर दूसरा कोई भी इस तरह से कानून बना देती है कि आप अगर सरकारी जॉब में हैं, सरकारी जॉब में आ गए तो सरकारी जॉब अब आप छोड़ ही नहीं सकते हो जब तक सरकार नहीं चाहेगी। अगर आप किसी दूसरे जॉब में भी जाना चाहते हो कि ये सरकारी जॉब मुझे पसंद नहीं आ रहा है, अभी मुझे कुछ दूसरा अपना बिजनेस करना है या किसी दूसरे जॉब को करना है, लेकिन सरकार ने आपसे बॉन्ड भरवा के रखा है कि आप अगर ये जॉब कर रहे हो तो यही जॉब करते रह जाओगे और उसके बाद दूसरा कोई जॉब नहीं कर सकते हो जब तक हम आपको रिलीज नहीं करें। तो अगर इस तरह का नियम अगर हमारी भारत सरकार बनाती है, पार्लियामेंट के थ्रू पास करवा करके, राष्ट्रपति से साइन करके ये नियम बना देती है, तो क्या लगता है कि ये संविधान के अनुसार है? क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं करता है? क्या आपको लगता है कि इस तरह से आपको जबरदस्ती जॉब हमेशा के लिए सरकार करवा सकती है? आंसर इज नो, नहीं करवा सकती है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हमें किसी भी प्रकार का जॉब करने की आजादी देती है। आर्टिकल 19 के हिसाब से देखेंगे तो वो आपको किसी भी तरह का जॉब करने की आजादी देती है। अगर आप कुछ नहीं भी करना चाहते हो उसका भी फ्रीडम देती है। आपसे जबरदस्ती पूरे भारतवर्ष में कोई भी काम नहीं करवा सकता है। तो यहाँ पर अगर पार्लियामेंट इस तरह के नियम अगर बनाती है तो इसका मतलब है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। अगर हम कभी भी जॉब को छोड़ना चाहते हैं लेकिन सरकार अब जबरदस्ती कर रही है, हम छोड़ नहीं सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। हम चाहें तो कोई जॉब करे, अगर हमारी इच्छा नहीं है तो कोई हमें करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, चाहे भारत के अंदर वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, क्योंकि वो हमारा फंडामेंटल राइट है। हमारा चॉइस है कि हम कहाँ जॉब करें, कहाँ नहीं करें, या क्या करना चाहते हैं, जब तक कि लीगल। अब अगर आप कुछ करना चाहते हो, बोलो कि हम किसी का किडनैपिंग ही करेंगे, उसके बाद पैसे कमाएंगे, ऐसा नहीं है। लीगल होना चाहिए, बस इलीगल काम नहीं करने हैं। बाकी वो सारी चीज की आजादी आपको भारत सरकार देती है किसी भी तरह का काम करने के लिए। डू वी अंडरस्टैंड? तो इसका कहने का मतलब क्या है कि पार्लियामेंट और गवर्नमेंट, अगर इन शॉर्ट बात करें तो क्या है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर यूनियन का यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो क्या बनाता है, स्टेट, यानी उसको एज पर आर्टिकल 12 पार्ट 3 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है, उसके आर्टिकल 12 के हिसाब से, एज पर आर्टिकल 12 हम उसको स्टेट कह सकते हैं, और स्टेट वही है। ठीक है, अभी स्टेट में ये तो हो गया गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये सारा चीज हमने कर लिया। स्टेट में गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हमने कर लिया। अभी स्टेट में सिर्फ इतना ही नहीं था, अभी ये तो केंद्र सरकार के बारे में बात हुई, अभी राज्य सरकार के बारे में। और राज्य स्तर पर अगर हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स, ठीक है, इसके बारे में हम लोग दूसरा चीज अभी देखेंगे, इसके बारे में कि ये क्या है। तो इसी लाइन पर सेम जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में था, तो सेम इसी लाइन पर हम लोग स्टेट के बारे में भी देखते हैं कि राज्यों के बारे में तो चीफ मिनिस्टर की ऑफिस, उनकी सारी मिनिस्ट्रीज, सारे डिपार्टमेंट्स, एजेंसियां और वो सारी इकाइयां जो कि कानून बना सकती है और कानून बनाने का पावर है। और यहाँ पर क्या है, हैविंग और पर्पटिंग टू हैव द जुरिस्डिक्शन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। तो ऐसी कोई भी इकाई जिसको कि सरकार की तरफ से कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, वो सबको हम क्या बोल सकते हैं, स्टेट। डू वी अंडरस्टैंड? और उसको हम लोग सरकार के दायरे में रख सकते हैं। और अगर हम लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स के बारे में बात करें तो जैसे कि केंद्र के लेजिस्लेचर के बारे में बात कर रहे थे, यानी कि पार्लियामेंट के बारे में, तो वहां पर राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, इनसे मिलकर के पार्लियामेंट बनाता है जो कानून बनाता है। तो राज्यों में, हमारे देश में राज्यों में कानून कौन बनाता है, तो हमारे राज्य में कानून जो बनाता है वो है विधानसभा, और विधानसभा में गवर्नर। तो गवर्नर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स, गवर्नर, और उसके बारे में लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। लेकिन हमारे भारतवर्ष में 6 ऐसे राज्य ऐसे हैं जहां पर कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर इन शॉर्ट अभी इतना समझ लो कि जैसे कि हमारे पार्लियामेंट में 2 सदन है, उच्च सदन और निम्न सदन, यानी कि अपर हाउस और लोअर हाउस, जिसको कि राज्यसभा अपर हाउस को कहते हैं और लोअर हाउस हम लोग लोकसभा को कहते हैं। तो उसी तरह से ये 2 सदन की व्यवस्था हमारे राज्यों में भी केवल और केवल 6 राज्यों के पास ही है। अब ये कैसे होता है, किस तरह से ये काम करता है, हम लोग जब
स्टेट लेजिस्लेचर्स के बारे में सीखेंगे उस समय सीख लेंगे। अभी बस इतना ही जान लो कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब होता है द्विसदनात्मक सदन, यानी कि ऐसे लेजिस्लेटिव हाउसेस जिसमें कि दो सदन हो, दो हाउसेस हो। तो ऐसे केवल 6 हैं। अब 6 के नाम अभी बताएंगे नहीं, एग्जाम्पल के लिए आपको बिहार बता रहे हैं, यूपी बता रहे हैं, महाराष्ट्र है, ऐसे। तो जहां पर कि दो सदन है, तो जहां पर दो सदन है वहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको कि अपर हाउस भी कहा जाता है, वो भी शामिल होगा। और जहां पर केवल एक ही है यानी यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, वहां केवल और केवल इसके बारे में बात करेंगे जो कि पूरी स्टेट की लेजिस्लेचर होती है। और जहां पर कि दोनों सदन है वहां पर हम इसको, इस तीनों को लेकर के बात करेंगे। अब कुल मिलाकर के यही बात हो गई कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। और लेजिस्लेचर में अलग अलग तरह के प्रावधान है इंडिया में, कि स्टेट के लेजिस्लेचर में कि कहीं पर लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और कहीं कहीं पर सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। और गवर्नर तो सारे जगह पर होंगे ही। डू वी अंडरस्टैंड? तो ये अभी बात कर लिया हम लोगों ने इसके बारे में, और इसके बारे में, स्टेट के बारे में और यूनियन के बारे में ये हमने बात कर लिया कि किसको आप स्टेट बोलोगे, तो इन दोनों को आप स्टेट बोल रहे हो। तो अगर ये लोग कोई ऐसे नियम कानून बनाते हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो आप डायरेक्ट इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मूव कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो है, एज पर आर्टिकल 12 ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज, इस दोनों में ही ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लोकल और अदर अथॉरिटीज को समझ लेते हैं, और उससे भी पहले हम समझते हैं अथॉरिटी किसको कहते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कि अथॉरिटीज किसको कहते हैं। अगर हम लोग बात करें अथॉरिटीज की, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं, जब संविधान बन ही रहा था, संविधान बनने अपने प्रोसेस में ही था, तो ये बात है 25 नवंबर 1948 की। तो 25 नवंबर 1948 भारत की आज़ादी के तुरंत बाद, लेकिन अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार नहीं हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिबेट्स और डिस्कशन चल ही रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो 25 नवंबर 1948 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स में ये स्टेट के डेफिनेशंस के बारे में जब डिस्कशन हो रहा था, तो उस डिस्कशन में बहुत सारे मुद्दे सामने आए, और उसमें सबसे बड़ा कंसर्न लोगों का ये था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स में कि ये अदर अथॉरिटीज और लोकल अथॉरिटीज जो लिखा है, तो एक तरह से इसमें वो सारे लोग शामिल हो सकते हैं, म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, बोर्ड्स, जितने भी तरह के होते हैं, और सारे ऑफिसर सरकार के और राज्य के, वो सारे ऑफिसर शामिल हो सकते हैं। तो इतना बड़े दायरा हो सकता है, तो इसके बारे में ये उन लोगों का एक कंसर्न था। तो इस जवाब में जो ड्राफ्ट कमेटी के चेयरपर्सन थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इसके बारे में डेफिनेशन लिया कि आखिर अथॉरिटीज किसको कहेंगे। तो जब उनके कंसर्न का जवाब देना था, तो उन्होंने ये बताया कि हम उन सारे ऑर्गेनाइजेशंस को, वो सारी संस्थाओं को हम अथॉरिटी बोल सकते हैं जिनके पास ये पावर है कि वो कानून बना सके राज्यों के बिहाफ में, यानी सरकार के बिहाफ में, या यूनियन या स्टेट, उनके बिहाफ में अगर कोई भी संस्था ऐसा है जो कि कानून बना सके, द पावर टू मेक लॉज और द पावर टू हैव डिस्क्रिशन वेस्टेड इन इट, और स्वयं से डिसीजन लेने का अधिकार हो, अगर ऐसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो उसको ही अथॉरिटी बोलेंगे। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बार बार ये कंसर्न उठ रहा था कि आप अथॉरिटीज किसको बोलेंगे, तो बोले अथॉरिटीज केवल और केवल वही ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जिनको कि कानून बनाने के अधिकार होंगे और डिसीजन लेने के अधिकार होंगे। तो ये ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन ने बोला था 25 नवंबर 1948 को। और इसमें क्या है, इन शॉर्ट अगर बात करें तो कानून बनाना मतलब किसको, रूल्स बना सकते हैं, बायलॉज बना सकते हैं, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, ऑर्डर्स, स्टैट्यूट्स। अब ये सारे होते क्या हैं, रूल्स किसको बोलते हैं, बायलॉज क्या है, रेगुलेशंस क्या है, नोटिफिकेशन, ऑर्डर्स, स्टैट्यूट्स में क्या डिफरेंस है। तो ये सारे चीजों के बारे में हम लोग सीखेंगे एक अलग से वीडियो में, जिसमें कि मैं आप लोगों को ये सारी चीजों के बारे में बता दूंगा कि ये होते क्या है, ठीक है। मीनवाइल अभी इतना ही समझते हैं। और दूसरा, इस पूरे का मतलब ये है कि जिनको ये सारे रूल्स वगैरह बनाने के अधिकार हों, और दूसरा उनको लागू करने के भी अधिकार हों, यानी पावर टू इन्फोर्स देम, तो उन सारे को हम अथॉरिटी बोलेंगे। तो अभी एक बात करो, मैं अगर ये इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, तो मान लो मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर कोई नियम कानून बना रहा हूँ, यानी कि मेरे पास ये पावर है टू मेक रूल्स, बायलॉज, रेगुलेशंस, जो भी मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए लगा रहा हूँ, पक्का। और मैं इसको लागू कर भी सकता हूँ, ये भी पावर मेरे पास है कि मैं उन सारे नियम को लागू भी करूँ। तो क्या मैं अथॉरिटी हूँ? एम आई द अथॉरिटी? अगर मैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं, तो क्या मैं अथॉरिटी हुआ इस नियम के हिसाब से? द आंसर इज यस, मैं अथॉरिटी हूं, लेकिन मैं गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं हूं।
प्राइवेट अथॉरिटी हूं, और यहां बात किसकी हो रही है? गवर्नमेंट अथॉरिटी की। तो आप यहां चीज बात याद रखना, यहां किसी भी प्राइवेट अथॉरिटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहां डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी जो बताया है वो किसके बारे में बता रहे हैं? वो गवर्नमेंट अथॉरिटी के बारे में बता रहे हैं कि गवर्नमेंट के बिहाफ में कोई कानून बना सकता है और उसको अगर लागू कर सकता है तो वो सारे अथॉरिटीज। डू वी अंडरस्टैंड नाउ? पक्का ना? तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हम लोग नेक्स्ट चीज पर बात करते हैं। तो अथॉरिटी के बारे में बहुत बार, अभी ये क्या है कि इस तरह से नियम तो बना दिया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी इसके बारे में बता दिया कि जिनको कानून बनाने का अधिकार है, लागू करने का अधिकार है, तो वो अथॉरिटी। तो समय समय पर भारतवर्ष में जिस समय से हमारा संविधान लागू हुआ है और आज तक बहुत बार ऐसी चीजें आई है जिसमें कि लोग कंफ्यूज थे कि आखिर स्टेट को उनको जो अधिकार दिए गए क्या वो सच में अथॉरिटी है या नहीं। तो ऐसे केसेस में हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स ने बार बार फैसले दिए हैं, और उन फैसलों से हमें ये समझ में आता है कि हाँ एग्जैक्टली ये सारी चीज अथॉरिटी के दायरे में आ रही है। तो देखते हैं कुछ ऐसे इंसिडेंसेस जिसमें कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से हमें पता चलता है कि हाँ ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस और संस्थाएं अथॉरिटीज के दायरे में आते हैं। गवर्नमेंट अथॉरिटीज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो क्या, तो अदर अथॉरिटीज जो यहाँ पर लिखा है उस दायरे में और क्या क्या चीजें आ सकती हैं। तो इसमें क्या बोला गया है कि अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग गवर्नमेंटल और सॉवरेन फंक्शंस। तो देखो क्या लिखा है कि जो ऐसी अथॉरिटी जो कि गवर्नमेंट की फंक्शन कर, जो गवर्नमेंट की ड्यूटीज कर पा रही हो या सॉवरेन फंक्शन निभा पा रही हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अथॉरिटी। इस अदर अथॉरिटी के दायरे में रख सकते हैं। अभी गवर्नमेंटल फंक्शंस तो आपको समझ में आता है कि सरकार के जितने भी काम होते हैं, चाहे टैक्सेस वगैरह को लिवी करना, उसको लागू करना, टैक्सेस कहाँ से लेना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ये सारा गवर्नमेंट की ड्यूटी है। ये चीज आपको तो समझ में आता है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज सॉवरेन फंक्शन? तो आइए जानते हैं सॉवरेन फंक्शंस के बारे में। तो सॉवरेन फंक्शंस सरकार के, प्राइवेट पार्टी के नहीं, किसी भी सरकार के फंक्शंस के बारे में बात हो रही है, प्राइवेट एंटिटीज के बारे में नहीं बात हो रही। तो सरकार के वो सारे कार्य जो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किए जा सके, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में सरकार जिन कार्यों के प्रति, जिन फंक्शंस के प्रति आंसरेबल या जवाबदेह नहीं होती है, उन सारे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? सॉवरेन फंक्शंस। अभी नटशेल में इतना जान लीजिए, क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजी है सॉवरेन फंक्शन, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा व्यापक है, और इसको समझने के लिए आपको कम से कम एक अलग से 10-15 मिनट का वीडियो लेक्चर्स बनाना पड़ेगा। तो वो मैं कभी आपको ये कवर कर दूंगा, लेकिन अभी आप इतना ही समझ लो। और इस सॉवरेन फंक्शंस के दायरे में अभी पहले तो इनका दायरा बहुत विस्तृत था, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसके दायरे को थोड़ा सा नैरो किया है। तो अभी ये सॉवरेन फंक्शंस बेसिकली वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, और इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए ही वो फंक्शंस इसमें आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नेशनल डिफेंस की बात की गई, या फिर आर्मी से रिलेटेड कोई फंक्शंस हो गए, वो सॉवरेन फंक्शंस में आएगा। तो नटशेल में आप इतना ही समझ लीजिए कि कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो कि गवर्नमेंटल फंक्शंस कर सके या सॉवरेन फंक्शंस कर सके, उसको अदर अथॉरिटी की श्रेणी में रखा जाएगा। लेकिन इसमें कौन कौन शामिल नहीं होंगे? तो इट कैन नॉट इंक्लूड अ पर्सन, किसी भी पर्सन को इंक्लूड नहीं करेगा। पर्सन का मतलब बायोलॉजिकल पर्सन, वो नेचुरल पर्सन यानी बायोलॉजिकल पर्सन, उसको इंक्लूड नहीं करेगा। कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है तो उसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं अदर अथॉरिटीज के केसेस में, ठीक है। और ज्यूरिस्टिक पर्सन का मतलब क्या होता है? ज्यूरिस्टिक पर्सन का मतलब होता है लीगल पर्सन, ऐसा कोई भी इकाई जो कि कानून के बैकिंग से बना है। फॉर एग्जाम्पल बैंक हो सकता है, स्कूल्स हो सकता है, यूनिवर्सिटीज हो सकता है, उसको हम लोग ज्यूरिस्टिक पर्सन बोलते हैं। और नेचुरल पर्सन का मतलब जो बायोलॉजिकल पर्सन, जो कि हम और आप है। तो कोई भी नेचुरल पर्सन हो या ज्यूरिस्टिक पर्सन हो जो ये सारे फंक्शंस, गवर्नमेंटल फंक्शंस और सॉवरेन फंक्शंस नहीं कर रहा है, उसको शामिल नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर कोई यूनिवर्सिटी है या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेंटेन्ड बाय द स्टेट, जो कि स्टेट उसको मेंटेन कर रही है, चाहे पैसे दे करके कर रही होगी या अपने आदमियों के जरिए कर रही होगी, पूरी तरह से मैनेजमेंट या फाइनेंशियल सपोर्ट या आंशिक रूप से भी, तो हम उसको क्या बोलेंगे? अदर अथॉरिटीज के श्रेणी में रखेंगे। इतना याद रख लेना, ठीक है। ये मद्रास हाई कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया था, और इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार, जो भारत के संविधान के द्वारा बनाया गया है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, ऐसी कोई इकाई, जैसे कि यूपीएससी, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा की थी कि क्या यूपीएससी को आप सरकार के श्रेणी में रखोगे? तो आंसर इज यस, क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड हैज द पावर टू मेक लॉ, जिसको कि कानून बनाने की ताकत हो।
जिसको कि कानून बनाने का अधिकार हो। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या यूपीएससी को कानून, नियम, कायदे, कानून बनाने का अधिकार है? ऑफ कोर्स बनाने का अधिकार है, बट उनका जो दायरा है कानून का, उनका जो ज्यूरिसडिक्शन है, वो सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी और उसके स्टाफ मेंबर्स पर ही लागू होता है, उनका दायरा सीमित है। लेकिन कानून तो बना रहे हैं और गवर्नमेंट के बिहाफ में बना रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको पावर दे के रखा है, तो वो आएगा इस श्रेणी में स्टेट के? आंसर इज यस, आएगा। एंड इट नीड नॉट, और उस समय जरूरी नहीं है कि वो सरकारी ही काम कर रहा हो या सॉवरेन फंक्शन कर ही रहा हो। अगर नहीं भी करेगा, सॉवरेन फंक्शंस तो नहीं कर रहा है यूपीएससी, लेकिन उसके बाद भी वो स्टेट की कैटेगरी में आएगा। तो मद्रास हाई कोर्ट ने पहले क्या बोला था कि जो गवर्नमेंटल फंक्शन करेगा और सॉवरेन फंक्शन करेगा वही आएगा। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा एक चीज और क्या जोड़ दिया कि जरूरी नहीं कि गवर्नमेंटल और सॉवरेन फंक्शंस करे ही, वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया गया है, चाहे वो गवर्नमेंटल फंक्शन कर रहा हो, चाहे वो सॉवरेन फंक्शन कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो स्टेट के कैटेगरी में आएगा एज पर आर्टिकल 12, ठीक है। नीड नॉट परफॉर्म गवर्नमेंटल और सॉवरेन फंक्शन। इसके बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, जो कि अभी स्टैट्यूटरी बॉडी किसको कहते हैं? ऐसी इकाई जो कि पार्लियामेंट में कानून पास करने के बाद बनाया जाता है, वैसे बॉडीज को हम स्टैट्यूटरी बॉडीज बोलते हैं। तो स्टैट्यूटरी बॉडीज कोई भी जो कि इंस्ट्रूमेंटल हो और एन एजेंसी ऑफ द स्टेट, और स्टेट की इकाई के रूप में काम कर रही है, उसके एजेंट के रूप में काम कर रही है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? स्टेट की श्रेणी में लेंगे। चाहे जिस तरह के भी स्टैट्यूटरी बॉडी हो, लेकिन वो अगर सरकार के अंग और सरकार के एजेंसी के रूप में काम कर रही हो, उसका एक इंस्ट्रूमेंट हो, तो हम बात करेंगे कि वो है। बाद में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरूरी नहीं कि केवल स्टैट्यूटरी बॉडी ही हो, एग्जीक्यूटिव बॉडी भी हो सकता है। एग्जीक्यूटिव बॉडी कोई मिनिस्ट्री ने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो कि अपने डिपार्टमेंट का काम को एग्जीक्यूट करने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया, तो अलग से, जैसे कि नीति आयोग है, तो अलग से एक डिपार्टमेंट बन गया, अलग से एक आयोग बन गया, तो वो उसका काम वो पार्लियामेंट में बिल पास करके नहीं हुआ है, वो मिनिस्टर्स के आपस के डिसीजंस के साथ हुआ है, तो उसको हम लोग स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं बोलेंगे। तो क्या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी एक्ट कर सकता है इंस्ट्रूमेंट के तरह स्टेट का? तो आंसर इज यस, कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर वो इंस्ट्रूमेंट या एजेंट की तरह से काम कर रहा है सरकार के, तो वो भी स्टेट के दायरे में आएगा, भले ही वो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। तो इस हिसाब से हम लोग देखते हैं, क्या नीति आयोग को हम लोग स्टेट कह सकते हैं? ऑफ कोर्स, अगर वो कानून बनाता है तो हम लोग अपने ही दायरे में, उनका दायरा बहुत ही सीमित होगा, जो नीति आयोग में जितने लोग काम कर रहे हैं उसकी सैलरी तय करेगा, उसके टर्म्स कंडीशंस तय करेंगे। तो अगर वो सैलरी तय करेगा, उनके टर्म्स कंडीशंस तय करेंगे, नियम तो बना रहा है, अगर वो नियम अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा होगा, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मूव कर सकते हो, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट माना जाएगा और स्टेट ऐसा कर रही है, इसलिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मूव कर सकते हो। डू वी अंडरस्टैंड? पक्का? तो इस हिसाब से हम क्या देख रहे हैं, स्टेट का जो दायरा है वो कितना बड़ा है, ठीक है। फिर से सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया बाद में आगे चल करके कि सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि क्या प्राइवेट बॉडी, बाद में ये चीज बात आई कि क्या प्राइवेट बॉडी स्टेट का काम कर सकती है? तो आंसर इज यस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, एक प्राइवेट बॉडी भी, यानी ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें मैं अभी आप लोगों को यूपीएससी के बारे में कोचिंग दे रहा हूँ, यूपीएससी के लिए गाइडेंस दे रहा हूँ, तो इसमें अगर मान लो मेरा ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, बाद में सरकारी फंड मुझे आने लगे कि आप ये सारे गरीब बच्चों को, महिलाओं को आप यूपीएससी की ट्रेनिंग दो, बदले में सरकार पैसे देगी, सरकार फंड करेगी, और धीरे धीरे ऐसा हो गया कि मैं सिर्फ सरकारी फंड पर ही चल रहा हूँ और सरकार जिससे जो फंड आ रहा है, मैं सरकार जिन बच्चों को भी बोलती है मैं उनको पढ़ाता हूँ। अगर मान लो ऐसा किया, तो मैं तो एक प्राइवेट बॉडी हूँ, लेकिन मैं किसके एजेंट के रूप में काम कर रहा हूं? गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में काम कर रहा हूं। तो इस परिस्थिति में अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी है और वो गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में काम कर रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी ऐसा होता है, और ऐसे भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बहुत बार ऐसी कंपनियां भी जो कि प्राइवेट कंपनी होती है, वो भी स्टेट के दायरे में मान ली जाती है, वो भी स्टेट के दायरे में आती है एज पर द सुप्रीम कोर्ट। तो यानी अदर अथॉरिटीज में अगर हम लोग बात करें तो कितना बड़ा दायरा है, ये सारा चीज आप देख लो। इवन के प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी इसमें शामिल कर ली गई है। 1981 में पीएन भगवती
जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के थे, उन्होंने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था 1981 में, और केस था अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब। एआईआर का मतलब ऑल इंडिया रेडियो नहीं है, ऑल इंडिया रिपोर्टर्स है, जो कि लीगल जितने भी रिपोर्ट्स वगैरह जब छपते हैं तो इसके बारे में आप गूगल भी कर लेना, समझ भी लेना, कभी फुर्सत मिलेगी तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी उसके बारे में आपको सिर्फ इतना ही जानना, ऑल इंडिया रेडियो नहीं है ये, बल्कि ऑल इंडिया रिपोर्टर्स है। अब ऑल इंडिया रिपोर्टर्स क्या होता है, जितने भी लीगल वगैरह रिपोर्टिंग्स होती है जो कि छपती है जर्नल्स में, वो ऑल इंडिया रिपोर्टर्स के जरिए छपती है। तो ये सारा चीज के बारे में आप लोग बाद में समझ लेना, अभी बस इतना ही समझ लेते हैं कि अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब 1981 का ये केस था, जिसमें जस्टिस पीएन भगवती ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था, जिसमें कि ये बताया गया था कि कोई भी अथॉरिटी स्टेट है या नहीं, कोई भी कॉर्पोरेशन स्टेट है या नहीं। कॉर्पोरेशन कहने का मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसका लीगल बैकिंग हो, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टेट है या नहीं, ये जानने के लिए, ये समझने के लिए ये 6 बिंदु है जिस पर कि गौर करना जरूरी है। अगर इस 6 बिंदु के 6 बिंदु में अगर कोई भी चीज अगर लग रहा है कि लागू होता है, तो वो अथॉरिटी स्टेट का के दायरे में आएगी एज पर आर्टिकल 12 ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। ये जस्टिस पीएन भगवती हैं, और जस्टिस पीएन भगवती जिस बेंच को लीड कर रहे थे, उस बेंच में उस समय वाई चंद्रचूड़ भी थे, जो कि उस समय के चीफ जस्टिस थे। वाई चंद्रचूड़ वही जो कि आज के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के पापा है, ठीक है। तो ये पीएन भगवती हैं, और इन्होंने 6 पॉइंट्स दिए जिसके आधार पर हम लोग ये समझ सकें कि कोई भी अदर अथॉरिटीज वो स्टेट की कैटेगरी में आएगी या नहीं। तो कोई भी स्टेट के कैटेगरी में, कोई भी अथॉरिटी स्टेट की कैटेगरी में आना चाहिए या नहीं, ये 6 पॉइंट को देख करके आजकल डिसीजंस लिए जाते हैं। तो पहला क्या है कि सरकार का उसमें शेयर कैपिटल है या नहीं, यानी सरकार की हिस्सेदारी उस ऑर्गेनाइजेशन में है या नहीं। यहाँ कॉर्पोरेशन मीन्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी लीगल बैकिंग हो, इसको आपको समझ लेना है। तो अगर सरकार की हिस्सेदारी उस ऑर्गेनाइजेशन में है, तो इस आधार पर वो फैसला ले सकती है कोर्ट्स कि हाँ वो स्टेट के अधीन है, स्टेट के अंतर्गत आती है एज पर आर्टिकल 12। और दूसरा, अगर सरकार की तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रहा है और स्टेट के ही एक्सपेंडिचर पर, ज्यादातर जो उसके कामकाज हो रहे हैं स्टेट के ही एक्सपेंडिचर पर हो रहे हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस कॉर्पोरेशन को हम लोग स्टेट के दायरे में रखेंगे। और तीसरा, स्टेट कन्फर्ड या स्टेट प्रोटेक्टेड मोनोपोली स्टेटस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मोनोपोली का स्टेटस दिया गया कि ये काम सिर्फ यही कर सकता है, और स्टेट ने उसको दिया है, आगे बढ़ करके किसी राज्य सरकार ने दिया है या केंद्र सरकार ने उसको ये स्टेटस दिया है कि ये काम यही कर सकता है। तो अगर स्टेट ने इस तरह से किया है, तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, भले ही वो प्राइवेट क्यों नहीं हो, उसको स्टेट के श्रेणी में रखेंगे। और चौथा क्या है, डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल, यानी सरकार का नियंत्रण हो, व्यापक हो, गहरा और व्यापक सरकार का नियंत्रण हो, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को भी स्टेट के श्रेणी में रखा जाएगा। और दूसरा क्या कि ऐसा कोई भी काम अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रही है और वो पब्लिक इंपॉर्टेंस का है और रिलेटेड टू गवर्नमेंट फंक्शंस, और वो गवर्नमेंट का फंक्शन कर रहा है, मतलब गवर्नमेंट को ये काम करना चाहिए लेकिन गवर्नमेंट के बिहाफ में अगर वो काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो स्टेट है और स्टेट के श्रेणी में वो आएगा, भले ही वो प्राइवेट प्लेयर क्यों नहीं हो। एंड द लास्ट वन इज कि कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी एक डिपार्टमेंट अगर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को, सरकार ने एक खुद ऑर्गेनाइजेशन बना दिया और उसको एक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का स्वतंत्र रूप से चलाने के लिए दे दिया, तो वो इसका पार्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर हम लोग यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बात करें, तो सरकार ने एक अलग से ही एक इकाई बना दी और बोला कि ये सारा आधार का काम यही करेगा, जो कि सरकारी फंक्शन हो सकता था, उसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाए जा सकते थे, लेकिन उन्होंने एक मिनिस्ट्री में डिपार्टमेंट नहीं बना करके एक अलग से ही एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, जिसको कि बहुत सारी ऑटोनॉमी भी दी गई और जो आधार से रिलेटेड फंक्शंस करती है। तो ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट बनाती है सरकार, जो कि ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट जिसको अगर किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफर कर दिया जाता है और वो सरकारी डिपार्टमेंट हो और उसका सारा काम अब वो ऑर्गेनाइजेशन देख रही हो, तो वो भी स्टेट के दायरे में आता है। लेकिन अभी सवाल ये उठता है कि सरकार आखिर ऐसा क्यों करती है, कोई भी कॉर्पोरेशन बना करके उसको अपने काम करने के लिए क्यों दे देती है, जो कि सरकार का काम होना चाहिए। तो देखिए, इसके पीछे लंबी कहानी है, इस कहानी के पीछे बहुत ज्यादा डिटेल्ड वे में नहीं जाऊंगा, बस आपको इतना बता दूं कि देखो, सरकार डेमोक्रेटिक सरकार होती है हमारे देश में, तो हमारे देश में डेमोक्रेटिक सरकार की बहुत सारी मजबूरियां होती है। कई बार ऐसी चीजें होती है कि अगर सरकार को कोई काम ऐसा करना पड़ जाए जिसमें कि जनता का सेंटिमेंट थोड़ा सा हर्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, जनता का सेंटिमेंट ज्यादातर कब हर्ट होता है, जब वो बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पर कोई एक्शन लेना चाहती है और या एक्शन लेने जा रही है।
चाहे वो महंगाई से रिलेटेड हो या कास्ट से रिलेटेड हो, रिलीजन से रिलेटेड हो, रिजर्वेशन से रिलेटेड हो या प्राइस बढ़ाने को रिलेटेड हो, अगर कोई किराया बढ़ाने से रिलेटेड हो, तो इस तरह की चीजों पर डिसीजन लेने से सरकार अक्सर बचती रहती है। तो इससे क्या होता है कि अगर सरकार इस काम से बचती रहे, लेकिन करना तो जरूरी है, आपको डिसीजन आज नहीं कल तो लेने पड़ेंगे। अगर आपको कोई ना कोई चीज का प्राइस बढ़ाना है, जैसे रेलवे काफी दिन से घाटे में चल रही थी, उसका किराया बढ़ाना है, लेकिन सामने चुनाव भी आ रहा है, अब चुनाव आ रहा है तो अभी आप किराया बढ़ाओगे तो हो सकता है आप चुनाव में हार जाओ। तो इस कारण से सरकार ने बचने के लिए एक मिड ग्राउंड क्या लिया, एक सरकार ने एक ऑटोनोमस बॉडी जैसा चीज क्रिएट कर दिया और बोला कि ये अब रेगुलेट करेगा, इस बॉडी का काम है जो रेलवे के बहुत सारे चीजों को रेगुलेट करने का, और उसमें किराया भी है। तो बाद में सरकार बोल सकती है ना, अगर वो किराया बढ़ाता भी है तो सरकार अपने हाथ खड़े कर सकती है, हमने नहीं बढ़ाया, ये ऑटोनोमस बॉडी है जिसको कि ये जिम्मेदारी दी गई है सर कि रेलवे के किराए का देखरेख करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको है, तो उसने किया है, हमने नहीं किया है। तो पब्लिक की जो परेशानी है ना, तो जो पब्लिक का जो गुस्सा है ना, उससे वो सरकार बच सकती है और काम में भी बहुत तेजी आ सकती है। तो इस चीजों के लिए ही ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन सरकार ने बनाने शुरू किए थे। तो इस कारण से सरकार ने बहुत सारे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को भी देनी शुरू कर दी थी। तो उस केस में अगर वो सारी कंपनियां, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई नियम कानून बनाते हैं जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, तो उस केसेस में तो वो कंपनियां बच सकती है कि वो तो सरकार के दायरे में नहीं आती। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज कहा कि नहीं, ऐसी कंपनियां भी सरकार के दायरे में आ सकती है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी सरकार के दायरे में आ सकते हैं जो अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेट करेगा, ऐसा कोई नियम बनाता है, तो वो नियम को चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में डायरेक्टली। डू वी अंडरस्टैंड? आई होप इट मेड सेंस। तो इसके बारे में हम लोगों को लगभग ये समझ में आ गया, और खास करके सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद 1981 में जो पीएन भगवती ने ये फैसला दिया था, ये याद रखना, स्टेट के ऊपर ये लैंडमार्क जजमेंट है, स्टेट को डिफाइन करने वाला जजमेंट है। ठीक है, तो अब हम लोग एक्चुअल, अब जब इतना सब कुछ जान लिया अथॉरिटीज के बारे में कि अथॉरिटीज क्या है, तो अभी आइए अब इसके बारे में समझते हैं। तो हम लोग लोकल अथॉरिटीज और अदर अथॉरिटीज को देख लेते हैं। तो लोकल अथॉरिटीज में कौन कौन हो गए? म्यूनिसिपैलिटीज हो सकती है, नोटिफाइड एरिया कमिटीज हो सकती है, पंचायत हो सकता है, कैंटनमेंट बोर्ड हो सकता है, ये सारी चीजें, वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो सकते हैं, पोर्ट ट्रस्ट हो सकते हैं, ये सारे। और इन सब के बारे में विस्तार से हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? जब हम लोग लोकल गवर्नमेंट चैप्टर पढ़ेंगे, यानी कि पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, तो इन सब के बारे में पढ़ने ही वाले। तो लेकिन ये सारा भी लोकल गवर्नमेंट के श्रेणी में आएगा। और इसके अलावा या नहीं तो ऐसी कोई भी अथॉरिटी जिसको कि लीगली ये अधिकार दिए गए हैं सरकार के द्वारा कि वो कंट्रोल या मैनेज कर सके लोकल फंड को या म्यूनिसिपल फंड को, यानी कि अगर म्यूनिसिपैलिटी का फंड है या लोकल फंड सरकार अलॉट करती है और कोई भी ऐसी एंटिटी है जो उस फंड को मैनेज कर सकती है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो लोकल फंड को मैनेज कर रही है, तो उसको भी हम लोग लोकल गवर्नमेंट के श्रेणी में रखेंगे। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बनाए गए हैं, जो कि लोकल फंड को मैनेज करती है, यानी कि वो एक तरह से छोटी सरकार की तरह काम करती है, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी वगैरह काम करती है या पंचायत काम करती है। क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की अगर हिस्ट्री को देखेंगे तो काफी प्रॉब्लमेटिक हिस्ट्री रहा है, काफी स्ट्रगल भरा रहा है, और आज भी पूरी तरह से ये सॉल्व नहीं हुआ है। तो उसमें उन चीजों को धीरे धीरे सॉल्व करने के दिशा में ही ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बना दिए गए। जैसे बोडोलैंड, अगर नागालैंड में जाओ तो वहाँ बोडोलैंड के लिए बनाया गया है। फिर आप अगर दार्जिलिंग में जाओ तो गोरखालैंड के लिए एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट जैसा बना दिया गया। इसी तरह से आपने इसके बारे में सुना होगा, गारो, खासी, जयंतिया हिल्स के बारे में सुन रखा होगा। तो गारो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी है, खासी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी है, जयंतिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है। तो क्योंकि वहां पर बहुत सारे एथनिसिटी के लोग रहते हैं और वहां पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जिसके कारण वहां पर म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत के अलावा ये सारे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की भी व्यवस्था की गई जो लोकल फंड्स को मैनेज करती है। तो इस कंडीशंस में ये लोकल अथॉरिटीज के दायरे में ये सारे भी आ जाएंगे। अभी अदर अथॉरिटीज के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो अदर अथॉरिटीज में जैसे LIC, ONGC, फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये सारे अदर अथॉरिटी जो कि सरकार के स्टैट्यूट से, यानी कि पार्लियामेंट ने नियम बनाए और उसके द्वारा ये ऑर्गेनाइजेशंस बने, तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह के हो जाएंगे? अदर अथॉरिटीज के श्रेणी में। जो सरकारी कंपनियां हैं, तो सरकारी कंपनियां भी इस श्रेणी में आ जाएंगी। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चाहे कहीं का भी हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट का NTPC वगैरह बात कर लो, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, वो सारा इसमें अदर अथॉरिटीज के श्रेणी में आ जाएगा।
इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या सिर्फ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि आजकल है उसमें भी बात करो तो वो सारे अदर अथॉरिटीज के श्रेणी में आ रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, अगर ICAR का आपने नाम सुना होगा तो वो सारा, या जैसे अभी हम लोगों ने बात किया आधार के लिए जो बनाया है UIDAI जो बना है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो सारी अदर अथॉरिटीज के श्रेणी में आते हैं और ये सब स्टेट के दायरे में आ जा रहे हैं। डू वी अंडरस्टैंड नाउ? ठीक है, तो अभी अदर अथॉरिटीज के बारे में भी समझ लिया हम लोग, और लोकल और अदर अथॉरिटीज दोनों ही जगह पर हम लोगों ने देख लिया। लेकिन इसका क्या, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका क्या? ये तो आपने सिर्फ अभी अथॉरिटीज के बारे में सीखा और लोकल और अदर अथॉरिटीज, लेकिन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, अभी ये सारे जो अथॉरिटीज हैं ये कहीं ना कहीं तो होंगे, तो भारत में, भारत की टेरिटरी में अगर ये सारी अथॉरिटीज हैं तो वो भी, और जो भारत से बाहर हैं लेकिन भारत सरकार के कंट्रोल में, उनके नियंत्रण में, तो वो भी, अभी भारत से बाहर अगर जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो भारत के अंदर तो हमने देख ही लिया, ये LIC, ONGC, म्यूनिसिपलिटी, पंचायत, कैंटनमेंट बोर्ड्स, ये सारा हम लोग देख लिया भारत के टेरिटरी के अंदर वो सारी अथॉरिटी। और भारत के बाहर जैसे जितने भी इंडियन एम्बेसीज है, अगर भारत के बाहर हमारा दूतावास है तो वहां पर भी तो अपने स्टाफ को मैनेज करने के लिए वो लोग भी कानून तो बना ही रहे होंगे सारी चीज मेंटेन करने के लिए, तो वो भी स्टेट के दायरे में आएगी। और उसी तरह से कोई भी फॉरेन ऑफिस है, अगर सरकारी कंपनी है, ONGC वगैरह है, उसकी फॉरेन कंपनी, तो वो भी इस दायरे में आ जाएगी क्योंकि उस पर भारत सरकार का नियंत्रण है, उसका कंट्रोल है। ऑफिसेस ऑफ इंडिया टूरिज्म, भारत अपने यहाँ पर टूरिज्म प्रमोट करने के लिए बहुत सारे ऑफिसेस बाहर बनाता है, वो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत, तो वो सारी ऑफिसेस भी आप अदर अथॉरिटीज के श्रेणी में रख सकते हो और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें कह सकते हो। और उसके तरह से कॉमर्स विंग भी, भारत सरकार अपने देश में ट्रेड और कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए अलग अलग देशों में अपने ऑफिसेज बनाती है, वो सारे भी ऐसे बहुत सारे ऑफिसेज है और डिपार्टमेंट्स है जो कि भारत सरकार के अधीन है और वो फॉरेन कंट्रीज में काम कर रही है। तो ऐसे वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी किसके अंदर आएगी? अदर अथॉरिटीज, और अदर अथॉरिटीज को हम लोग स्टेट के अंतर्गत रखेंगे एज पर आर्टिकल 12 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में बात आ गई? पक्का ना? तो चलिए, अभी इतना सारा चीज हो गया तो एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं और जल्दी से समझ लेते हैं स्टेट के बारे में। तो आप हमारे साथ साथ दोहराते जाइएगा यहाँ पर कि स्टेट के अंतर्गत सबसे पहले क्या आ रहा था, तो सबसे पहले क्या आ रहा था, बोलिए, चलिए सोचिए क्या हो सकता है? तो गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पहला तो ये होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत अब क्या आता है? तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। तो एग्जीक्यूटिव में यूनियन एग्जीक्यूटिव, डिपार्टमेंट्स, एजेंसीज, जो भी हमने देखा, याद आ रहा है ना आप सब? एक बार क्विक रिकॉल कर रहे हैं इसको। दूसरा, लेजिस्लेचर में क्या आता है? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में क्या आ रहा है? लोकसभा, राज्यसभा और द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द यूनियन में प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। तो चलिए अभी दूसरा स्टेट के बारे में बात करते हैं। दूसरा स्टेट में गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट। तो इसमें आपने क्या सीखा था? इसमें हमने क्या सीखा था? तो जो भी एग्जीक्यूटिव विंग है, यानी सेम जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, यहाँ स्टेट एग्जीक्यूटिव्स होंगे और उसके डिपार्टमेंट्स, एजेंसीज, और उनके लेजिस्लेचर में कौन कौन आ जाएगा? विधानसभा। और एंड क्यों लिखा है पता है? कहीं पर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, कहीं पर बाई कैमरल है, तो लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द स्टेट। समझ में बात आ गई? चलिए, तीसरा क्या था? तीसरा, ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज। अभी लोकल और अदर अथॉरिटीज में दो बातें थी, एक जो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया है और दूसरा जो था वो जिस पर कि भारत सरकार का कंट्रोल हो। तो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया में हमने देख लिया है, म्यूनिसिपलिटीज है, पंचायत से, ONGC है, LIC है, फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, और भी बहुत सारी चीजें। और दूसरा जो था अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या था? जितने भी इंडियन एम्बेसीज है फॉरेन में, और या ONGC के फॉरेन ऑफिसेज है, वो सारे इसमें आ जाएगी। तो इन ब्रीफ अगर हम लोग बात करें स्टेट की, तो स्टेट में ये सारी चीजें होंगी। डू वी अंडरस्टैंड? पक्का? तो चलिए, जब इतना कुछ सीख लिया है तो चलो एक बार वैसे एक बार और रिकॉल कर लो, आप देख लो, वीडियो पॉज करके थोड़ी देर के लिए देख लो, क्योंकि इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपसे सवाल करूंगा, और अगर आपने सवाल का सही जवाब दिया इसका मतलब आपने अच्छे से सीख लिया। अगर सवाल का जवाब अभी आप नहीं दे पा रहे हो तो फिर से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एक बार फिर से वीडियो को शुरू से देखो और उसके बाद फिर से आपको ये चीज समझ में आ जाएगी और उसके बाद आप सवाल का जवाब दें। डू वी अंडरस्टैंड? चलिए, तो अभी हो गया, तो अभी आपको आंसर देना है, तो आंसर दीजिए। क्या जुडिशरी स्टेट के अंदर आएगा? इतना चीज देखा आपने, इतना देखने के बाद अभी मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल कर रहा हूँ, ठीक है? कैन जुडिशरी बी ट्रीटेड एज स्टेट एज पर आर्टिकल 12 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? सोच करके बताना। वीडियो पॉज कर लो थोड़ी देर के लिए, मैं तो क्या है कि आपको जल्दी जल्दी बता दूंगा, लेकिन आप वीडियो पॉज करके सोचो, तुरंत में आंसर मत देखना, ठीक है?
सोचिए थोड़ी देर, ठीक है। तो बताए, कैन जुडिशरी बी ट्रीटेड एज स्टेट एज पर आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? द आंसर इज यस, द आंसर इज नो। क्या होगा आंसर? जुडिशरी स्टेट के अंतर्गत आएगा या नहीं, ये डिपेंड करता है कि जुडिशरी किस तरह के काम कर रही है। जुडिशरी का काम तो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स देने का है, वो सारे जजमेंट्स पास करने का। ऐसा थोड़ी ना है सिर्फ कि वो जुडिशरी का काम सिर्फ जजमेंट पास करने का होगा। जुडिशरी ये भी तो कर सकती है, अपने स्टाफ की सैलरी डिसाइड करेगी, उनके लिए नियम कानून बनाएगी। और उस नियम कानून में भी अगर कोई ऐसा नियम कानून बना दिया जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा होगा, तो क्या उस केस में उस नियम कानून के अगेंस्ट डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाया जा सकता है, इवन सुप्रीम कोर्ट के खुद के उस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अगेंस्ट या लेजिस्लेटिव लॉ के अगेंस्ट। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस तरह का कोई कानून बना दिया तो क्या उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है? आंसर इज यस। और वो इस नाते वो स्टेट के दायरे में आता है। अगर वो ऐसा कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव या लेजिस्लेटिव फंक्शन कर रहा है, नियम कायदे कानून बना रहा है और उसको लागू करने का काम कर रहा है, तो वो स्टेट के श्रेणी में आएगा। क्योंकि याद रखिए वहां पर क्या लिखा हुआ था हमारे संविधान के आर्टिकल 12 में, आर्टिकल में लिखा हुआ है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और गवर्नमेंट के 3 विंग होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तो गवर्नमेंट में ये तीनों ही आते हैं। अभी हमने सिर्फ 2 के बारे में ही सीखा था, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। अभी आप जुडिशरी के बारे में भी सीख लीजिए। लेकिन जुडिशरी को आप स्टेट तब नहीं बोल सकते हैं जब वो कोई वर्डिक्ट पास कर रहा है, जजमेंट दे रहा है, यानी जुडिशियल काम कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव या लेजिस्लेटिव फंक्शन नहीं कर रहा है। तब एडमिनिस्ट्रेटिव या लेजिस्लेटिव फंक्शन आप समझ गए, अपने स्टाफ के लिए भी वो नियम कायदे कानून बनाएगा। तो जो अपने स्टाफ के लिए नियम कायदे कानून बना रहा है वो उसके लेजिस्लेटिव फंक्शंस में आ रहा है। अगर उसको वो लागू कर रहा है तो उसके लिए भी अलग से डिपार्टमेंट होगा, सैलरी के लिए देने के लिए सारे जजेस को, वहां के सारे स्टाफ को देने के लिए एचआरडी भी होगी उनकी अपनी। तो वो सारे जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो एग्जीक्यूटिव का भी फंक्शन वो कर रही होगी। तो अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन यानी एग्जीक्यूशन का काम कर रही है और लेजिस्लेशन का काम कर रही है अपने स्टाफ के लिए, इंटरनल मैनेजमेंट के लिए, तो उस परिस्थिति में वो स्टेट के दायरे में आएगी। लेकिन अगर वो जुडिशरी का फंक्शन कर रही है, सिर्फ वर्डिक्ट पास करने का काम कर रही है, वो कोर्ट केसेस को निपटाने का काम कर रही है, तो उस समय वो स्टेट के दायरे में नहीं आएगी। ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर वो नॉन जुडिशियल फंक्शन करता है जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव या लेजिस्लेटिव, तभी कोर्ट फॉल्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। लेकिन अगर वो एक्सरसाइज करती है जुडिशियल फंक्शंस, द कोर्ट कैन नॉट बी ब्रॉट विद इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट एज पर आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डू वी अंडरस्टैंड? पक्का समझ में बात आ गई? तो फाइनल स्लाइड, अगर आपको ये सब चीज समझ में आ गया तो अब आप आंसर कीजिए और सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यूपीएससी आपको इस तरह से पूछेगे, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है और यही सॉल्व करना हमारा उद्देश्य है। Our intention is not to dive deep into all the technicalities and constitutionality of all these articles. Our goal is to solve these questions which is asked by UPSC in your civil services examination. That's it. तो यही है। तो अभी इतना पढ़ने के बाद अगर आप ये सॉल्व कर लेते हो तो इट मीन्स यू आर गोइंग टू क्रैक द एग्जामिनेशन। ये पढ़ने का, ये वीडियो लेक्चर्स का और आपका इतने देर तक वीडियो देखने का सिर्फ एक ही मकसद है, इसको सॉल्व करना, ठीक है। अल्टीमेटली वी हैव टू क्रैक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो उसके लिए तो आपको यही करना है। तो इतना पढ़ने के बाद अगर इस आंसर को आप दे देते हो तो इसका मतलब आप सफल हो गए, ठीक है। लेट्स ट्राई। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राजस्थान पुलिस, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज। तो इसमें से कौन सा आता है डेफिनेशन, स्टेट के डेफिनेशन के अंतर्गत एज पर आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो बताइए, व्हाट आर योर ऑप्शंस? क्या है आपके ऑप्शंस? थोड़ी देर समझ लीजिए, वीडियो पॉज करके आराम से देखिए और उसके बाद फिर आंसर कीजिएगा। तो ये तो सीधा समझ में आ जाता है, हाँ होगा, क्योंकि ये पार्लियामेंट का पार्ट है और पार्लियामेंट का पार्ट है तो ऑब्वियस सी बात है वो स्टेट के कैटेगरी में आता है। राजस्थान पुलिस, ऑब्वियस सी बात है कि स्टेट का डिपार्टमेंट है, जो कि होम मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है, उसके अंतर्गत आता है। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं स्टेट के वो भी होगा। और लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ना, इसके बारे में हम लोगों ने अभी नहीं सीखा, लेकिन फिर भी ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसको कि कानून बनाने के अधिकार हैं, लेजिस्लेट करने का अधिकार है, वो सारा का सारा एज पर द सुप्रीम कोर्ट
ठीक है, तो वो क्या किसके अंतर्गत आता है? स्टेट के दायरे में आएगा, तो ये भी स्टेट के दायरे में आएगा। तो व्हाट कुड बी द आंसर? इसमें आंसर क्या होगा? तो आंसर इज 1, 2 एंड 3 तीनों। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर, so enjoy reading. Thank you very much.